हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग बात कर रहे थे एमएसटी 12 के महत्वपूर्ण लॉन्ग प्रश्नों के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 प्रश्नों को देखा था, एक था बघेई कहानी से और एक था चिता कहानी से। इस वीडियो में भी हम लोग 2 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि हमारे होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, दीदी कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण कीजिए। दीदी कहानी जो है वह एक मलयालम कहानी है और इसके लेखक जो है वो है एम.टी. वसुदेवन नायर। ठीक है, चलिए हम लोग इसका कथानक देख लेते हैं या कथा वस्तु देख लेते हैं। एम.टी. वसुदेवन नायर की दीदी कहानी, अंधेरे की आत्मा, ये हिंदी अनुवाद है इसका, संग्रह में संकलित कहानी है। पूरी कहानी एक बच्चे के ख्यालों के जरिए प्रस्तुत की गई है। बच्चे का नाम है अप्पू, जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल है। उसकी सोच के जरिए कहानी की घटनाओं का आकलन हुआ है, इसलिए भाषा एकदम सरल है और पात्रों के चित्रण में कोई जटिलता नहीं है। ज्यादातर पात्रों का सरोकार अप्पू से है। अप्पू के मामा और शादी का दलाल शंकर नायर का सीधा संबंध अप्पू से नहीं है, फिर भी उनका चित्रण अप्पू के नजरिए से ही हुआ है। अप्पू की माँ मालू है, जिसे वह दीदी पुकारता है। माँ को दीदी पुकारने की आदत उस पर डाली गई है, इसलिए कि अप्पू मालू की नाजायज संतान है। मालू की शादी के पहले अप्पू की पैदाइश हुई थी। किसी से उसका इश्क हो गया था और उसकी बरकत है अप्पू। बहन के बिगड़े चरित्र से रूठकर उसका भाई घर में पैर न रखने का प्रण लेकर चला जाता है। 5 साल के बाद भी वह घर के फाटक तक ही आता है। बहन के दोषी चरित्र का कसूरवार वह माँ को मानता है और उसे कोसते हुए कहता है, सब सीख तुम्हें बेटी को पहले से ही देनी चाहिए थी। माँ के गुजरने के बाद घर के आसपास तक न आने की धमकी भी देता है। दीदी के रोने के बयान से कहानी की शुरुआत होती है। अप्पू सोचता है शायद नानी ने गाली दी होगी। नानी उसे भी डांटती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, बल्कि गुस्सा आता है। वह सोचता है कि इतनी बड़ी होकर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है। बच्चा होने की वजह वह नानी के फटकार का असली कारण समझ नहीं पाता। नाजायज संतान होने की वजह से नानी के दिल में अप्पू के प्रति उतनी ममता नहीं है, इसलिए ही वह बात बात पर गाली देती रहती है। एक बार मालू माँ से शिकायत करती है कि कोस कोस कर बच्चे को मार डालेगी, तब माँ बुरी तरह डांटती है। डांट सुनकर भी जब मालू अप्पू से उसके रिश्ते की याद दिलाती है, तब माँ उसके अनैतिक रिश्ते के अंजाम पर बल देते हुए बरस पड़ती है। अरे किसी ऐरे गहरे से हाय राम, मुझसे ज्यादा कहलवाना नहीं। माँ बेटी के अनबन और झगड़े के कारण ही अप्पू माँ को चाहता तक नहीं, उसे सिर्फ दीदी चाहिए। जब स्कूल के दोस्त अप्पू से कहते हैं कि उसकी दीदी दरअसल उसकी माँ है, तो अप्पू को दोस्त की मूर्खता पर हंसी आती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है। स्कूल से लौटते हुए अप्पू सोचता है, दीदी कैसे माँ हो सकती है, उसे माँ बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ होती है तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है। दीदी की माँ है नानी, क्या नानी दीदी को चैन से बैठने देती हैं? रात को दीदी से सटकर लेटते, नींद आने तक दीदी अप्पू को कहानियां सुनाती है। कहानी सुनना अप्पू को पसंद है। एक रात कहानी सुनाने के बदले दीदी चुपचाप पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद अप्पू से पूछती है कि बड़ा आदमी बनने पर दीदी का खूब ख्याल रखेगा। अप्पू सिर्फ हामी भरता है। उसे लगा 2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती खिलाती व बाल संवारती है। यह सब करते उसके चेहरे की ओर ताकती भी रहती है। असली बात यह थी कि नानी दीदी की शादी की योजना बना रही थी। नानी दीदी से बना रही थी कि उसकी बात सोचकर तुम्हें मन मारने की जरूरत नहीं है। वह अप्पू की ओर संकेत कर रही थी, ऊंची आवाज में समझा रही थी कि जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं है। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। शंकरन नायर नानी को भी समझा रहा था कि बच्चे की भनक तक उस आदमी के कान में न पड़े। अप्पू ने इन सब की बातें सुनी थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। दोस्तों, ये कहानी तो बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग इसका पूरा कथानक तो नहीं लिख सकते। संक्षेप में हम लोग इतना ही लिखेंगे। और लास्ट में जो है कि जो अप्पू है वो से असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी दीदी बिना बताए चली जाती है। दीदी के प्रति वो थोड़ा मान है, लेकिन उम्मीद है उसे कि अवश्य ही दीदी लौट आएगी। और
उसे पता नहीं है कि दीदी शादी के वास्ते चली गई है। इस कहानी में जो बच्चे के दिल की निरहता है, उसकी गहराई को बहुत ही अच्छी तरह से दर्ज किया गया है और इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। जवाबी कार्ड कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ये जो हम लोगों का आज का दूसरा प्रश्न है, इस कहानी के लेखक जो हैं वो दीनानाथ नादिम हैं और ये कश्मीरी भाषा के पहले आधुनिक कहानीकार हैं, जिन्होंने न सिर्फ भाषा के कहानी विधा में लिखने के लिए रास्ता खोला बल्कि प्रगतिशील चेतना से भी परिचित कराया। इस कहानी का जो नाम है वो है जवाबी कार्ड। तो पहले हम लोग ये जान लें कि जवाबी कार्ड क्या होता है। पहले पोस्ट कार्ड के साथ जवाबी कार्ड भी लगा होता था और चिट्ठी लिखने वाला उस पर कुछ नहीं लिखता था बल्कि बस अपना पता लिख देता था और पत्र पाने वाला चिट्ठी पाते ही जवाबी कार्ड पर जवाब लिखकर वापस भेज देता था। अब ऐसा बहुत ही कम होता है, इसलिए कुछ लोगों को पता नहीं है कि जवाबी कार्ड क्या होता है। जिस तरह आज जो है रजिस्टर चिट्ठियों के साथ एक पावती लगा दी जाती है और पाने वाला उस पर अपना सिग्नेचर करके या फिर कुछ मैसेज लिख कर डाकिया को पहुंचा देता है, कुछ उसी तरह जवाबी कार्ड भी हुआ करता था। अब आइए इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी का जो मूल प्रतिपाद्य है, ये कहानी एक छोटी सी घटना पर आधारित है और इसमें बहुत सारी घटनाएं नहीं हैं, मगर 2-3 घटनाओं और वर्णनों से ही ये कहानी काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती है। उस समय कश्मीर में क्या स्थितियाँ थी, इसका भी वर्णन हमें इस कहानी के माध्यम से मिलता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है गुल साहब। वह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, मगर सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोगों की बातों और गुल साहब से उनके लगाव के जरिए हमें यह जाहिर होता है कि वह न सिर्फ उस गांव का ही बल्कि पूरे मुल्क के लिए इतना अहम है कि वह जो कर रहा है उससे लोगों में किस तरह सुरक्षा भावना मजबूत हुई है और लोग उस पर कितना गर्व करते हैं। इस कहानी में जो है कश्मीर की स्थितियां स्पष्ट नहीं है, मगर जाहिर है कि उन दिनों सीमा पर लड़ाई चल रही है, कश्मीर की सुरक्षा खतरे में है। ऐसे में गुल साहब की सेना में भर्ती होने से उसके गांव वालों को भरोसा बन गया है कि वह कश्मीर की रक्षा करेगा। यह उन लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उनके गांव का कोई नौजवान जो है वो सरहद पर लड़ने गया है, उनकी रक्षा के लिए गया है। और वह जब गांव आया तो पुलिया पर से ही सारे बच्चे उससे लिपटकर नारे लगाने लगे। जिस दिन वह गांव से लड़ाई पर गया था, उस दिन गांव भर के स्त्री पुरुष उससे मिलने आए थे। सभी ने उसे कुछ न कुछ उपहार दिया था। किसी ने सूखी सब्जी दी थी, किसी ने कड़म के साग का अचार दिया था, कोई अपने साथ सरजम लेकर आया था और वास पंडित तो कंठ ऋषि के आश्रम से रक्षा सूत्र ही उठा लाए थे। सबकी जिद थी कि वे अपने हाथों से गुल साहब को उपहार देंगे। फिर जब वह लड़ाई पर जाने रवाना हुआ तो गांव के सारे लोग 4 मील तक छोड़ने गए थे और जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया वे वहीं खड़े रहे। कहानी में इस वर्णन से जाहिर होता है कि कश्मीर में किस तरह सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी लोग एक दूसरे के सुख में शरीक होते थे। किसी को किसी से भी ईर्ष्या नहीं थी या किसी से भी किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। यह कश्मीर ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का स्वरूप है। आप जिन लोगों ने गांव का रहन सहन देखा होगा वो लोग जानते होंगे कि गांव में जब भी किसी के घर मेहमान आता है या परदेश से किसी का बेटा आता है तो सारे लोग जाति धर्म बुलाकर उससे मिलने चले जाते हैं और तरह तरह के खाने के लिए चीजें देते हैं। इस गांव में किसी को पता नहीं है कि गुल साहब का जून दैद से क्या संबंध है। कोई कहता है कि वह जून दैद का भांजी का बेटा है और कुछ लोग कहते हैं कि यह उसका पोता है, लेकिन अधिकतर लोगों का यही विचार था कि यह बच्चा जून दैद को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। ठीक ठीक किसी को नहीं पता कि आखिर दोनों का रिश्ता क्या है, मगर इतना जरूर है कि गुल साहब में जून दैद के प्राण बसते हैं। जब गुल साहब फौज में चला जाता है तो वह अपना दुख अपनी उदासी अपनी गाय बद्दी पर आरोपित करती है। जब कोई घर आता है तो वह उलाहना देती है कि देखो ना, गुल के जाने के बाद बद्री ने भी ठीक से नहीं खाया। जब भी गौशाले में जाती है वह बद्री से बातें करती रहती है। गांव के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो उसकी जुबान पर बस गुल साहब की बातें होती हैं। गुला ने ये बात लिखी है, वो बात लिखी है। उसने लिखा था कि 20 कबालियों को मार गिराया। लिखावट भी क्या, जैसे कागज पर मोती उकेर दिए हों। आज हमारी 10 पुश्तों की मेहनत रंग लाई कि गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हुआ, इस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। ये सारी बातें वो लोगों को बताती है और ये सब बातें गांव के लोगों को भी बहुत ही आनंदित करती हैं। वे उसे बहुत ही मन लगाकर सुनते हैं
और गुल साहब की बातों में कुछ जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। इस तरह जो ये कहानी है जवाबी कार्ड, इसमें एक माँ का वात्सल्य, पारिवारिक पीड़ा, पूरे गांव का आत्मिक दुख और देशभक्ति के द्वंद्व के बीच ये कहानी समाप्त हो जाती है। और इस गांव में जो चाहता एक युवक है, उसके न रहने की आशंका, एक जाबाज सिपाही के मारे जाने का दुख है, तो उसकी माँ के लिए गर्व का विषय भी है कि उसके बेटे ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।